हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करने वाले हैं नया सीरीज क्लास 9 हिस्ट्री का आपका यह पहला अध्याय है। इसमें हम जो है विश्व इतिहास के बारे में आप जानते हैं कि 9th-10th जो क्लास है वो विश्व इतिहास के लिए आपका जो सिलेबस एनसीईआरटी में आप देखते हैं उसमें आपको 9th-10th में विश्व इतिहास आपको पढ़ाया गया है। और विश्व इतिहास के पहले अध्याय में हम 9th के क्लास को आज शुरू करने जा रहे हैं। क्या है और इसमें जो है क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आप जानते हैं कि विश्व इतिहास के बारे में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि यहाँ से कितना सारे क्वेश्चन बनते हैं। और हम इस अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, सती प्रथा कैसे उन्मूलन हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे और बहुत सारे बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय और अध्याय नहीं बल्कि सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए खंड 1 है घटनाएं और प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती है इसके बारे में यहाँ पर जिस अध्याय जो 5 अध्याय आपको इसमें दिए गए हैं उसके घटनाएं और प्रक्रिया कैसे कैसे आपको क्लास में बताया गया है 9th क्लास में, उसको हम यहाँ पर बताए गए हैं, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि इस खंड में जो है आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उद्देश्य के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इस तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आधुनिक जो विश्व की घटना होती है, जो घटनाएं आधुनिक रूप से 1800 से 1900, 1700 से कुछ 1700 जो 48 देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति होता है, 54, 60, ये जो फ्रांसीसी क्रांति का दौर है इसमें जो है आधुनिक विश्व की ये रचना जो है तीनों जो फ्रांसीसी हो गया, रूसी हो गया और नात्सीवाद हो गया, ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसका रहा है। अध्याय 1 में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को महज सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है और फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और विशेषाधिकारों पर जो है विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा, मतलब बहुत ही प्रकार से समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। दूसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे, आप जो है इसमें पढ़ेंगे क्या, तो यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासन जार निकोलस द्वितीय को सत्ता सौंपनी पड़ी। रूस के शासक जो जार निकोलस द्वितीय थे उनको सत्ता सौंपनी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजबूत किसानों को बेहतरी का सवाल उठाया। बेहतरी का जो है सवाल कि किसानों की बेहतरी का सवाल उठाता है। और इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और जो है उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। और रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिक और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दीर्घता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन किया
जो कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, और लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। तीसरा अध्याय जो है हम पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे, तो तीसरे अध्याय में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे, और इस अध्याय में जो हिटलर के उदय और नासीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर आप नासी जर्मनी और औरतों व बच्चों की दशा और स्कूलों की यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन में से आपको पता चलेगा कि नासीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी आंदोलन को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नासीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता के पैशाचिक चाह और जो है हत्याकांडों और मौत की कहानी पर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत, दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नासीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है। यह जो है हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। आधुनिक जो विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, यह क्या है आपका, सिर्फ ये हिंसा, मृत्यु की कहानी, निरंकुशता की कहानी नहीं, ये महाविनाश की कहानी आपको दिखती है। देखिए अब हम शुरू करेंगे। ये जो है पहला अध्याय आपका है, और पहला अध्याय में ये इंट्रोडक्शन था आपका हिस्ट्री का, जो विश्व इतिहास आप पढ़ेंगे वो उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसी में आपका पहला जो आपको बताया गया है, ये हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। और फ्रांसीसी क्रांति कब होता है और कैसे इसका जो है उदय होता है और कैसे इसका अंत होता है, इन सारी बातों को इस अध्ययन में हम जो है पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। कब, तो 14 जुलाई 1789 को 89। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश किए। कौन, तो ये जो नागरिक थे, ये 7,000 नागरिक, मर्द और औरत मिलकर जो है एक जन सेना का गठन करता है, और जो है हथियार के लिए सरकारी भवनों का भी जो है जबरन प्रवेश वहाँ पर करता है। और यह जो है पेरिस में कब आतंक का माहौल था, तो 14 जुलाई 1789 को। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियार पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कितने थे कैदी, तो 7। पूर्वी कहाँ, तो पेरिस के पूर्वी भाग में कहाँ पर, तो बास्तील किले की जेल। बास्तील कौन जेल था, बास्तील किला। और इसको तोड़कर जो है वहाँ से जो भी कमांडर थे बास्तील का, उनको मारा गया और वहाँ के जो कैदी थे उनको छुड़ाया गया, लेकिन संख्या मात्र 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके जो है अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति संयोजना चाहते थे। जो इसको संयोजने के लिए रखना चाहते थे, उनको ये जो है किला बेच दिया गया, जो भी टूटा फूटा था। उसके बाद जो है इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश की देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए।
अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत करियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। फ्रांस के सम्राट को क्या दिया गया? तो फांसी। हालांकि उस समय जो है अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यहाँ पर देख सकते हैं ढहा दिया गया बास्तिल का जो ये किला था, जो जेल था, इसको ढहा दिया गया। ये चित्र बनाया गया है। वास्तविक ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। अब देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, और यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। आप यहाँ से देखेंगे कि कैसे इसका जो है समाज, फ्रांसीसी समाज जो है कैसा था। देखिए सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई ये था 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। कब? तो 1774 में लुई 16वां जो है राजगद्दी पर, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई। और ये कहाँ की थी? मेरी एंटोनेट, तो ये ऑस्ट्रिया की थी। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां ने शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। किसने? तो अमेरिका ने। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर जो है पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिब्रे जो होता है उसका पैसा होता है, जो यहाँ पर रुपया आप देखते हैं वहाँ पर वही उसका रुपया था। और जबकि उस समय जो है पहले से ही 2 अरब का बोझ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। जो कर्जदाता था अब उसको सरकार से 10% मांगता था, 10% मांगने लगा। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बहुत बड़ा जो है हिस्सा बजट हिस्से में वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना की रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों तथा या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंधा था। कब? कितने? तो 3। और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग, जनसाधारण ही जो है कर अदा करते थे। जो वहाँ के लोग थे वो तीसरे स्टेट के ही लोग जो है सिर्फ कर अदा किया करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। आप ध्यान से सिर्फ सुनेंगे, आप यहाँ से कहानी आप समझते हुए चले जाएंगे। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। दूसरा चित्र में हम देखेंगे कि ये जो दूसरा चित्र देखेंगे उसमें आपको स्टेट्स का समाज मिलेगा, और उसमें हम पढ़ेंगे कुछ जो है अमीर लोग, कुछ गरीब लोग भी हैं। तो चित्र में देखेंगे फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। चित्र में पूरी आबादी में लगभग 90% क्या थे? किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। 60% ज़मीन पर, और 2 स्टेट से कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों के कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग के कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी उनको हासिल था। अन्य जो है वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे।
चर्च भी किसानों से करों का एक किस्सा जो है चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद जिसको बोलते हैं धार्मिक कर। क्या ये टाइद जो था वो धार्मिक कर था, किसानों से के रूप में ये असूलता था कौन, तो चर्च। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था, टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था, और टाइल जो था वो धार्मिक कर था। क्या था, प्रत्यक्ष कर में टाइल था और धार्मिक जो कर था वो था टाइल। और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की जाने वाले वस्तुओं पर लगाया जाता था। इन जो है इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द भी हैं और आपको यहाँ पर कुछ समझाए गए हैं। देखिए प्रथम स्टेट्स, जो प्रथम स्टेट था वो पादी वर्ग का था, दूसरा स्टेट जो था वो कुलीन वर्ग का था, और तीसरा स्टेट जो था वो था बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि के लिए ये थे। और यहाँ पर जो है किसानों और कारीगर ये जो दिख रहे हैं लोग, और छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर का जो है वेशभूषा देख सकते हैं, कैसे लोग गरीब और अमीर में अंतर यहाँ पर दिखाए गए हैं। नए शब्द में देखेंगे तो लिब्रे क्या था, तो लिब्रे जो था फ्रांस की मुद्रा जिसे 1774 में समाप्त कर दिया गया। लिब्रे क्या था, तो ये फ्रांस का मुद्रा था। स्टेट्स क्या था, तो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। स्टेट्स जो सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करता था वही स्टेट्स था। पादरी वर्ग क्या था, तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह। टाइड क्या था, तो टाइड था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। जो कृषि उपज हो गया तो 10वां हिस्सा जो होता है वो किसको जाता था, तो चर्च को जाता था। किस नाम से, तो टाइद के नाम से। और टाइल था एक था टाइल, एक था टाइद, एक था टाइल। इसमें जो है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला ये कर था, टाइल। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो कुलीन लोग होते थे किस प्रकार राजा की सेवा करते थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है। ये देख रहे हैं मोटू जमींदार है सब कुछ तैयार करने के लिए, लेने के लिए बैठा है, स्वीकार करने के लिए। पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। लेकिन उसको नीचे देख सकते हैं, नज़र झुका हुआ, इसको एक नज़र देखता तक भी नहीं है। और यहाँ पर है कि दूसरा चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुलीन व्यक्ति मकरा है और किसान मक्खी। ये जो है व्यंग किया गया है कि कुलीन व्यक्ति क्या है, मकरा है, और किसान क्या है, मक्खी है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और यह है तीसरा कि यहाँ पर लिखा गया इंग्लिश में कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। शैतान को धन दीजिए, धन खाने के लिए जो भी उपजाता है उसको दे देता है। ये सारे जो हैं जितना भी दीजिए शैतान को उतना जो है कम ही उसको लगता है, वो लालच से भरा हुआ है, उसका लालच क्या है, बढ़ता ही जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे मकरा और मकरी। एक अनाम उत्कीर्ण चित्र यहाँ पर दिया गया है मकरा और मकरी चित्र का। किसको कहा गया है मकरा, तो किसको कहा गया मकरी, तो यहाँ पर जो है मकरा मकरा और मक्खी जो है इनको कहा गया है, मकरा इनको जो बैठे हुए हैं, जो क्या हैं, एक जमींदार हैं, उनको क्या कहा गया है, मकरा। और मक्खी कहा गया है जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, वो मक्खी के काबिल हैं। ये जो है यहाँ पर व्यंग किए गए हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब जीने का संघर्ष। लिखा गया है कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई।
परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार जो है कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां अब और बदतर होती जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। यहाँ पर देखिए नए शब्द में जीविका संकट क्या है, तो ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन जो होते थे उन पर भी खतरे पड़ने लगे। जैसे कि आपको अगर अनाज के लिए जो है किसान क्या करता था, तो खेती करता था। तो एक अगर खेती जो है सूखा पड़ जाए या ओलावृष्टि गिर जाए तो ये जो खेती नष्ट हो जाते थे। तो इससे और भी प्रकोप जो है आपको होता था जीवन यापन में, और इसके कारण जो है इसको जीवन संकट भी कहा गया है। जब न्यूनतम जो साधन है वो आपको नहीं मिल रहा है जीवन जीने के लिए, इसके लिए देखिए अनाम क्या है, तो अनाम होता है जिसका शब्द नाम क्या है, जिसका नाम होता है मालूम नहीं। अनाम मतलब जिसका शब्द क्या होता है, मालूम नहीं। आगे जो है 1.2 में कि यहाँ पर जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, तो खराब फसल हो गया। और यहाँ पर जो है खराब फसल होने के कारण जो है क्या होता है, आपका जीवन यापन जो है कम होने मतलब जीवन खाना नहीं खाइएगा तो बीमार रहिएगा, बीमार होइएगा तो आपकी क्या होगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। जो गरीब गुरबा है क्यों नहीं पाव रोटी खरीद पाएंगे, क्योंकि जो है उसका दाम बढ़ गया है, उसके जो है कर जो है बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी जो है स्थिति क्या है, अभी भी दयनीय ही है, उनके कर को नहीं बढ़ाया गया है। ये सारे जो है चक्र जो है जीविका संकट के चक्र, महामारी के कारण जो है बीमारी होती है, बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। महामारी का कारण भी क्या है, तो बहुत सारे जो हैं, अगर आप खाना पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो आप महामारी के भी शिकार होते हैं। जो अब छोटे मोटे जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो नहीं खाना खा रहे हैं, उनका जो है भोजन जो है न्यूनतम जो आहार है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ, संकट बहुत सारे आपको उत्पन्न हुए, और सरकार यहाँ पर बोझ डाल रही है कर के रूप में, और बहुत सारे जो है दाम बढ़ रहे हैं, और जो कि गरीब गुरबा नहीं खरीद पाएंगे। देखिए आगे है, यहाँ क्रियाकलाप में एक नीचे दिए गए शब्द चुनकर चित्र के रिक्त स्थान को भरने के लिए कहता है। देखिए हम चित्र के रिक्त स्थान को भी भर देंगे, इसी से भरने के लिए भी कहता है। तो लिखा गया है क्या है, तो खाद्य दंगे, यहाँ पर जो है खाद्य दंगे होते हैं। उसके बाद जो है अन्न अभाव होता है। अन्न अभाव कैसे होता है, फसल खराब होता है, अन्न अभाव दूसरा पहला में। मृतकों की संख्या में वृद्धि, महामारी जब होगा तो मृतक की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा यहाँ पे। और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, जब यहाँ पर खाद्य पदार्थ बढ़ता कीमत है तो क्या पाव रोटी कोई खरीद नहीं पाएगा, गरीब बुढ़वा। और कमज़ोर शरीर, जब ये महामारी होगा तो क्या होगा, कमज़ोर शरीर, या जो है खरीद नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा तो कमज़ोर शरीर। ये आपका जो है यहाँ पर हमने ऐसे भी बता दिया, यहाँ पर मिलाने के लिए भी भरने के लिए भी कहता था। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पॉइंट जो है ख़त्म होता है। अब आगे है उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाए जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं शताब्दी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। 18वीं शताब्दी में जो है एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ये मध्य वर्ग जो था, समुद्र से व्यापार, ऊनी रेशम वस्त्र, इससे जो है
उत्पादन के बल पर जो है संपत्ति अर्जित कर ली थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। जन्म से ही जो है उसका विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, ना कि जन्म से आपका जो है वंशावली आप राजा हैं तो वही राजा बनेगा, ये नहीं होगा। उसके जो है कर्म कैसे हैं, योग्यता कैसी है, इस प्रकार से होंगे। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेआ जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत किया। किसने किया कि समान जो है अवसर मिलने चाहिए, समान नियम होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो है समाज की परिकल्पना जो है सबसे पहले जॉन लॉक और जेआ जॉक रूसो नाम के व्यक्ति थे। रूसो और जॉन लॉक ने ये प्रस्तुत किया था। अपने टू टेट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। किसने? तो जॉन लॉक ने एक किताब लिखी और उसमें जो है उसके अधिकार देवी और जो है देवी और निरंकुश अधिकार को जो है सिद्धांतों के जो बारे में लिखा और उन्होंने उसका खंडन किया। और इनका नाम जो जॉन लॉक का पुस्तक क्या नाम था? तो टू टेट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। किसने? तो रूसो ने। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक अपना रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। किसने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 13 उपनिवेश ब्रिटेन के रहते थे, उसको उन्होंने क्या कहा? अब आज़ाद है कर दिया। तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। यहाँ पर जो है 13 उपनिवेश थे जहाँ पर वहाँ पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का सरकार बनता है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर जो है काफ़ी हाउसों व सेलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ये जो स्रोत है, कहाँ से स्रोत को आप देखेंगे तो प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत, ये इसका जो हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो प्राचीन जो है राजतंत्र में प्राचीन जो मतलब पहले जो होता था उसका जो है अनुभव कैसा था, उसके वृत्तांत को यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रथम स्रोत है, स्रोत है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत में पहला में लिखा है कि आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। कौन थे ये? जॉर्ज दांतन थे। इन्होंने पढ़ाई पूरी की और जो है क्रांतिकारी में राजनीति सक्रिय होने वाले जो ये व्यक्ति थे और इन्होंने अपने दोस्त को एक जो है पत्र लिखते हैं। मित्र को क्या लिखते हैं 1793 में? तो मैं प्लेसीस के आवासीय कॉलेज में था।
वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला और जो है पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आशा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू मतलब फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। दूसरा स्रोत में देखेंगे तो आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। क्या लिखते हैं तो सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने प्रीतों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये जो है स्रोत आर्थर यंग ने लिखा। 1700 ये एक अंग्रेज थे ने 1787 से 89 के बीच में। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह जो है क्रियाकलाप में यहाँ जो है यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, 1787 में उन्हें किस खतरों का आभास होता है। ये देखिए क्या है, जो खतरा ये है कि यहाँ पर जो है पीड़ितों की कराह जो है सुनी जा रही है और वहाँ पर जो है बेटी का अपहरण, बेटी की गला रेतने की दुख जो है रोना यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है बहुत सारा व्यवहार जो है बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। ये सारे जो है ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा था जो बिल्कुल जो है लोगों की सेवाएं जो था वो बेहतर बर्ताव के जो काम जो जीवन के लिए होता है वो यहाँ पर नहीं था। तो ये गुलाम थे, यहाँ पर जो है लोग गुलाम थे। इस प्रकार के जीवन जो है यहाँ पर देखने को मिले थे। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही प्रमुख बिंदु अब शुरू होने जा रहा है, क्रांति की शुरुआत। कैसे होती है क्रांति की शुरुआत? तो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। आप जो है क्या आप सोच सकते हैं कि उनसे ऐसा कैसे किया गया? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। राजतंत्र में क्या था? राजतंत्र के तहत जब फ्रांसीसी सम्राट प्राचीन पहले वहाँ पर अपना मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधित्व सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट्स थे, अपने अपने प्रतिनिधित्व को भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। स्टेट्स की बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1614 में अंतिम बैठक हुई थी। और जो है ये बैठक से ही पहले कर जो है बढ़ता था। तो ये जनप्रतिनिधि सभा जो है 3 जो भी स्टेट्स थे वहाँ से उनको एक अपना जो है प्रतिनिधित्व भेजता था। तीनों स्टेट्स से और जो है यहाँ पर जो है निर्णय जो है राजा ही लेता था और राजा ही बुलाता था। और अंतिम जो है यहाँ पर बैठक जो हुई है यह 1614 में हुई है। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां जो था ने 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई।
कब? तो 1789 में। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। कहाँ? वर्साई में। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने के कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट्स से 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के रह रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वंचित था। किसका? किसान, औरत और कारीगर। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। कितने? तो 40,000 पत्र जो है यहाँ पर प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। ये जो है एक मत एक अधिकार जो है रूसों के द्वारा जो है अपनी पुस्तक जो उनका था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया गया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। पूरा फ्रांस के प्रवक्ता वो मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। 20 जून को उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और जो है शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ये जो है तीसरे स्टेट से के जो लोग थे वो क्या किए, तो ये इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं 20 जून को, और यहाँ पर जो है उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित करते हैं अपने आप को और यहाँ पर शपथ लेते हैं और सम्राट के शक्तियों को कम करने का जो है संविधान तैयार करने के लिए वो कहते हैं। और वह जो है यह सभा भंग नहीं होगा जब तक जो है सम्राट के जो है संविधान में तैयार किया गया ऐसा जो है संविधान नहीं करेंगे तैयार जब तक कि सम्राट की जो है शक्ति कुछ कम ना हो। इसका नेतृत्व जो है मिराबियों और आबे सिए ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया? मिराबियों और आबे सिए ने किया। मिराबियों का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पेम्पलेट, जिसको आप पेम्पलेट बोलते हैं, प्रचार पुस्तिका को लिखा। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख शब्द है, इसको भी हम देखेंगे। महत्वपूर्ण तिथि ये है। सबसे यहाँ पर है कि 1774 में कब राजा बनता है, तो 1774 में जो है लुई 16वां का राजा बनता है। ये फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में स्टेट्स जनरल का आह्वान होता है। तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्टिल पर हमला करता है। देहात में किसानों का विद्रोह होता है। और 1791 में क्या होता है, तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। कब? तो 1791 में जो है सम्राट की शक्ति पर अंकुश और मनुष्यों की मूलभूत जो अधिकार है उसको प्रदान करने के लिए संविधान बनता है। 1792 से 93 जो है फ्रांस गणराज बनता है और सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जो 1792-93 में लुई 16वां की मृत्यु जो है हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसको सिर काट दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। किसका? जैकोबिन जो गणराज्य का जो है यहाँ पर पतन हो जाता है और यहाँ पर फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन शुरू होता है। और 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। कब? तो 1804 में जो है नेपोलियन क्या बनता है?
फ्रांस का सम्राट और भूभाग पर जो है यूरोप के जो है भूभाग विशाल भूभाग पर वो कब्जा कर लेता है। और 1815 में जो है वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। यहाँ पर जो है हार जो है वाटरलू, यहाँ पर बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन की हार कहाँ पर होती है, तो वाटरलू कब, तो 1815 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए चित्र क्रियाकलाप करने के लिए कहता है कि तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधित्व मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयरली की और हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। बेयरली क्या करता है, तो हाथ उठाकर शपथ लेता है। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेयरली निर्वाचित प्रतिनिधियों की और पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेयरली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा होता है? देखिए यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो बेयरली जो है खड़ा है और वह जो है शपथ ले रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शपथ जो है ले रहा है। वह जो है टेनिस कोर्ट में शपथ ग्रहण जो है लिया जा रहा है और तीसरे स्टेट्स के ये सारे मेंबर हैं। और यह जो पेंटिंग जो है जॉन लुई डेविस द्वारा बनाया गया शुरुआती लेखांकन है। इसमें जो है तस्वीर जो है नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ये नेशनल असेंबली में लगाई जानी ये शपथ जो तीसरे स्टेट्स के द्वारा लिया गया टेनिस कोर्ट में लिया गया ये है। और यहाँ पर जो है ये भी दर्शाया गया है कि जो अध्यक्ष हैं बेयरली ये ले रहे हैं खड़े होकर, ये इसका विरोध कर रहे हैं। जो किसका, तो दूसरे और पहले और दूसरे जो राजा के साथ जो खड़े थे, लेकिन ये जो राजा के विरोध में थे। और उन्होंने कहा कि एक मत और एक अधिकार जो है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन राजा ने नहीं माना। उसके विरोध में ये जो है असेंबली कोर्ट जो है टेनिस कोर्ट में शपथ अलग से लेते हैं और खुद को एक क्या करते हैं, खुद को यहाँ पर प्रांत का जो ये प्रवक्ता थे, खुद को वो प्रांत का प्रवक्ता मानते हैं। और इसी के कारण जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर असेंबली का तैयार करते हैं। और ये क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये अपने स्टेट्स का जो है प्रतिनिधि करने की जो है बात करते हैं। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे। आगे है कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। ये जो है ये कारण थे। यहाँ पर जो है पाव रोटी जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर महिलाओं ने उस पर गुस्सा से दुकान में हमला बोल दिया। दूसरी तरफ जो है पेरिस के में प्रवेश के लिए सम्राट ने सेना को भेज दिया। और इसके कारण जो है क्या होता है, यहाँ पर लोगों ने, क्रूर भीड़ ने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तिल पर हमला बोल देता है और उसको नेस्तनाबूद कर देता है। ये कारण था जो कि नेशनल असेंबली में जो बात हो रही थी, यहाँ से बात उठी और इसके कारण यहाँ पर इतनी जो है बात आगे बढ़ी और यहाँ पर दंगा जो है शुरू हो गया था। यहाँ पर जो है भीड़ जो है, क्रूर भीड़ ने क्या किया, तो बास्तिल को तोड़ दिया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। अगर देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर जो है गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जागीर क्या किए हैं, जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेत को लाया है और जो है जो पकी फसल है उसको बर्बाद करने निकले हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण
पर आक्रमण कर दिया। जो ग्रामीण किला था उस पर आक्रमण कर देता है बेलचा से, कुदाली से। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। कुलीन जो था वह अपनी जो बड़ी संख्या में जागीर जो जमा किए हुए थे वो छोड़कर भाग गए। बहुते ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और जो है इसके बाद जो है ये इतना कुछ होता है, विद्रोही प्रजा बन जाती है, तो राजा क्या करता है, जो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और यह भी मान लेता है कि उसकी सत्ता पर किसका अंकुश होगा, तो संविधान का। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। कब, तो 4 अगस्त 1789 को। पादरी के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त किया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार जो है कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। कितने, तो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। भय की लहर से देख सकते हैं कि भय की लहर से कितने प्रांत में जो हैं कैसे यहाँ पर किसान जो है एक दूसरे पर कितना यहाँ पर व्यापक नुकसान होता है। मानचित्र में पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। भय की लहर से का प्रसार यहाँ पर दिखाया गया है कि भय की लहर जो है कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये भय का लहर है जो प्रसारित इलाका है। और 1789 में जो है शुरू विद्रोह, ये जो विद्रोह का केंद्र जो है विद्रोह वाले क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। और प्रमुख भगदड़ वाले बाहरी हिस्से और भय की लहर का विस्तार। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र थोड़ा जो देखते हैं, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये किसान हैं। ये क्या है, ये किसान का जो है भय के कारण जो है किसान कैसे कैसे ब्रेस्ट हो गया, नॉर्वे हो गया, एग्लेस हो गया, पेरिस हो गया, यहाँ पर जो है मार्सलिस हो गया, यहाँ पर बहुत सारे जगह जो है किसान के भय यहाँ पर फैलते हैं। और दूसरा यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1789 में जो है शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, विद्रोह वाले क्षेत्र, ये जो शुरुआत में ये जो क्षेत्र है विद्रोह वाले क्षेत्र हैं जो कि, और प्रमुख भगदड़ वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये होश है, रोमोली है, और यहाँ पर तामेस है, बहुत सारे जगह सेंट है, और यहाँ पर स्त्रीस है जो एमिया का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है विद्रोह का क्षेत्र था। और अगला है भय के लहर के कारण जो है विस्तार कहाँ पर हुआ है। भय के लहर के कारण जो है देखिए ये अगर क्षेत्र है तो यहाँ पर ऐसे विस्तार, यहाँ पर ऐसे विस्तार, फिर ये से विस्तार जो है यहाँ पर लाफांते जो केंद्र जो आपका जो भय विस्तार होता है, लोहोस से विस्तार देख सकते हैं कैसे होता है। फिर यहाँ से जो है विस्तार होता है, फिर लियोनोस से विस्तार आपको दिखने को मिलता है। फिर देखिए यहाँ पर रोमिली है तो रोमिली से बहुत सारे विस्तार जो है ऊपर नीचे दक्षिण जो है पूर्व पश्चिम चारों तरफ आपको विस्तार इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब है आगे, हमने चित्र को समझा। अब है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। देखिए अब जो है फ्रांस क्या बनता है, संवैधानिक राजतंत्र। देखिए इसमें लिखा गया है कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। कब, तो नेशनल असेंबली जो था वो 1791 में संविधान क्या करता है, पूरा कर लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कब, तो 1791 में। यहाँ पर चित्र में आपको जो नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है इसको दिखाया गया है। देखिए चित्र को हम समझेंगे कैसे दिखाया गया है। तो यह है न्यायपालिका, एक जो है न्यायपालिका, एक जज होगा न्यायपालिका में, और यहाँ पर जो है एक कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका में सम्राट है
और मंत्री है। इसमें आपका जो है सम्राट में देखते हैं नेशनल असेंबली में 745 सदस्य होंगे। जो विधायिका आपका जो है विधायिका में 700 नेशनल असेंबली होगा, उसमें जो है टोटल कितने तो होंगे 745 सदस्य। और नियंत्रण कौन करेगा तो सम्राट। और यहाँ पर नियंत्रण जो है कौन करेगा, नियंत्रण जो है मंत्री। इसका जो है नियंत्रण नेशनल असेंबली का मंत्री करेगा। ये नेशनल असेंबली बनेगा कैसे तो वोट से। तो वोट कौन देगा तो वोट जो है सक्रिय नागरिक देंगे। यहाँ पर जो सक्रिय नागरिक हैं वो देंगे। वोट का जो है यहाँ पर देख सकते हैं न्यायाधीश भी वोट का अधिकार है, तो सक्रिय नागरिक हैं। और यह जो है मताधिकार का प्राप्त सक्रिय नागरिक को मताधिकार प्राप्त लोग जो कि 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, कितने थे लोग तो 2.8 करोड़ लोग थे, लेकिन मताधिकार का जो उनका प्राप्त था वो मात्र 40 लाख ही लोग थे। निर्वाचक जो टोटल हुए तो वो वोट से प्राप्त जो है 50,000 पुरुष यहाँ पर निर्वाचक हुए थे। और निष्क्रिय नागरिक जो थे, निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं था, उसमें थे लगभग 30 लाख लोग जो थे वो पुरुष थे। महिलाएं, बच्चों की संख्या 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। जो 25 वर्ष से कम थे उनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। सक्रिय में आप देख लिए कि मात्र 40 लाख लोग थे। उसके बाद जो है सब निष्क्रिय लोग थे, उनमें से भी जो है 50,000 लोग जो है पुरुष निर्वाचक होते हैं। और उसके बाद जो है नेशनल असेंबली में मात्र 745 लोग बैठते हैं। उसका नियंत्रण जो है मंत्री और जो है सम्राट के पास। कार्यपालिका कौन है तो सम्राट और मंत्री। और यहाँ पर जो है वोट देने का अधिकार जो है यहाँ पर न्यायाधीश का भी है। और न्यायाधीश जो है यहाँ पर सबका जो है यहाँ पर देख सकते हैं वोट से क्या तो वोट से ही आपका यहाँ पर बनता है विधायिका और वोट से ही आपका न्यायाधीश। ये सारे जो हैं सक्रिय न्यायाधीश, सक्रिय जो नागरिक हैं उनके द्वारा इनका चुनाव न्यायपालिका और विधायिका का होता है। और यहाँ से नियंत्रण जो होता है किसका तो सम्राट और मंत्री का कार्यपालिका में। यह संविधान का जो है राजनीतिक व्यवस्था था। और 1700 यहाँ पर पढ़ेंगे कि 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। किसको नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली और प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। और सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। क्या करते थे तो सर्वप्रथम नागरिक जो है एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। उसके बाद जो है पहले निर्वाचक समूह चुनेगा, उसके बाद जो है फिर असेंबली जो है वो पुनः जो है असेंबली सदस्यों को वो चुना करते थे। सभी नागरिकों को मत का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से जो कम उम्र वाले व्यक्ति थे, जो 25 वर्ष था उससे जो ज़्यादा होते थे वो देते थे, और जो नहीं था उनका नहीं होता था, वोट देने का अधिकार उनको नहीं प्राप्त था। लिखा भी गया है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यहाँ पर भी था जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर जो है कर देंगे वही मत दे सकते हैं। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। जो कर देते थे उन करदाता ज़्यादा कर जो देते थे वो जो है असेंबली के सदस्य हो सकते थे। ये योग्यता उनके लिए निर्वाचक के लिए होता था। यहाँ पर चित्र में एक चित्र दिखाया गया है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र ही है यह। और दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की प्रकृति जो है कानून को निरूपित करता है। ये जो है बाईं ओर जो है आपका क्या है और दाईं ओर क्या है, ये जो है टोटल यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि एक जो है बाईं ओर जहाँ पर आप हैं उसके बाईं ओर और दाईं ओर, तो ये जो है दाईं ओर है जो किसका कर रहा है तो ये कर रहा है आपको किसका तो ये दाईं ओर जो है फ्रांस की आकृति को, ये फ्रांस की आकृति, और ये जो बाईं ओर आपका है वो कानून की निरूपित करता है, कानून को निरूपित करता है। ये जो है असेंबली में लिखा गया आपको दिखाया गया, ये जो लिखा गया है कि सारे जो लिखे गए हैं इसमें आपका घोषणा पत्र।
संविधान जो है संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। किसका? तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से ये शुरू होता है संविधान। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। देखिए खास स्रोत है इसमें जो है क्रांतिकारी पत्रकार जया पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पल्स जनता का मित्र, क्या था? जनता का मित्र, नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। क्या किया? तो जनता के प्रतिनिधियों का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही जो है हश्र अमीरों का करेंगे। ये समाचार पत्र जो है लामी द पल्स में उद्धृत है, मतलब जनता का मित्र। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर स्रोत है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या था? तो पहला ये था कि आम आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संक्षिप्त रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण का प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। चौथा है कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। पांचवा है समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। छठा, जो कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून का नज़र में सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं। सातवां है कि कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता और ना ही नज़रबंद किया जा सकता। ये जो कानून थे। 11वां है प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। 12वां है सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उसकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। 17 नंबर है चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अब तक की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। आगे है आपका यहाँ पर राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या थे? किसके मायने? तो प्रतीक कैसा था? तो 18वीं सदी में स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये बारबिये ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में देखेंगे ये है, और अधिकारों की घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीक को हम समझते हैं। देखिए, टूटी हुई जंजीर का प्रतीक क्या था? तो दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था, मतलब अब टूट गया मतलब वो आज़ाद हैं।
दूसरा, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। ये जो था छड़े का बर्छीदार गट्ठर जो दिख रहे हैं, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठे को नहीं। मतलब ये एकता में ही बल है। अगला है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। इसमें सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देगी। यह है अगला प्रतीक राजदंड। यह शाही सत्ता का प्रतीक है। राजदंड जो है शाही सत्ता। अगला आपका प्रतीक है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। इसका क्या है तो समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। क्या है? अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। ये जो है समानता का प्रतीक। अपने मुंह में पूंछ लिया हुआ ये सांप को दर्शाया गया है। और प्रतीक है यहाँ पर लाल प्राइजियन टोपी। तो ये किसका था तो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जो दास स्वतंत्र हो गए उनके द्वारा जो पहनी वाली टोपी ये थी। अगला ये जो दिख रहे हैं नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। नीला सफ़ेद लाल जो है ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। ये डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। डेनो वाली जो स्त्री है ये डेना जो है ये दिख रहे हैं ये कानून का मानवीय रूप है। ये विधिपट आपको चित्र में दिखाया गया है। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। इस प्रकार से चित्र को प्रदर्शित किया गया। किस प्रकार से लोग समझ सके क्या लिखा गया है। यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग पहले नहीं होते थे, इसलिए चित्र का जो है यहाँ पर के माध्यम से उसको समझाया जाता था। क्रियाकलाप में देखेंगे तो क्रियाकलाप में है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। और यहाँ पर है लीला वारवीय के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र प्रतीक चिन्हों का व्याख्या करें। जो ऊपर में आपको दिखाया गया था, एक तरफ से जो है कानून, एक तरफ से राजा शाही जो सिगार पीते हुए शाही दरबार। तीसरा आपका है 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र स्रोत ग के अनुच्छेद 1 से 6 में दिए गए अधिकारों की तुलना करने के लिए और क्या दोनों दस्तावेजों एक दूसरे के अनुरूप हैं उसके विचार करने के लिए। और 1791 में संविधान के फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए? कौन हुए? तो तीसरे जो अमीर थे। और किन समूहों द्वारा जो है असंतोष हो रहा था? तो जो गरीब दूसरे और तीसरे जो सेक्टर के लोग थे वो गरीब थे, स्टेट्स के लोग। मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पुनर्निर्माण का खोज पुनर्निर्माण यहाँ पर देख सकते हैं कि मरा ने क्या बताया कि वही लाभान्वित हो रहे हैं जो क्या है अमीर हैं। अगला है कि फ्रांस की घटनाओं में से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसार ऑस्ट्रिया हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना करें, क्योंकि वो सारे के सारे क्या थे बगल में थे। तो इसका ये भी इनका प्रभाव पड़ता है, उसका भी हम जो है ज़्यादा जो है डिटेल में पढ़ाई करेंगे। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। तो ये जो है सब जानते हैं कि मेरा जो है अगर यहाँ पर राजतंत्र गया तो मेरा भी राजतंत्र गया। ये सभी को यहाँ पर डर था। एक फ्रांस में हो रहा है तो ये जो है कहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी स्पेन में भी ये हो सकता है। ये सब डरे हुए थे। अब अगला है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब राजतंत्र जो है खत्म हो रहा है और गणतंत्र जो है आ रहा है। ये जो है स्थापना अब कैसे होती है। देखिए आपका अगला पॉइंट क्या है तो तीसरा पॉइंट, तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इसमें लिखा गया कि फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही थी। लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी राज्य के शासक जो थे वो चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 ईस्वी में असेंबली के जो है नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया पर के विरुद्ध
जो है युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। कब? तो 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली में किस पे युद्ध की जो है घोषणा प्रस्ताव पारित करता है, किसके विरुद्ध? तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। यहाँ पर जो है फ्रांस के राजा लुई 16वां और पर्सा के बीच वार्तालाप चल रहा था। गर्मी के जो है 1789 में गर्मी के ख़त्म के बाद जो है युद्ध की योजना बनाने की जो है तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी 1792 में। और उसके बाद हम देखेंगे तो लिखा गया है कि प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी जो थे सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे। उनमें कवि रॉजेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। जो कवि थे रॉजेट दी राइल, उनके द्वारा एक गाना लिखा गया, गीत लिखा गया मार्सिले। यह जो है गीत पहली बार यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्या है? मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। कब गाया गया? तो पेरिस की और कूच करते हुए गाया गया। और इन्होंने किनके द्वारा ये लिखा गया कवि है? किनके द्वारा लिखा गया? तो ये कवि थे रॉजेट दी लाइल। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। आगे है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रगान यहाँ पर हो गया। उसके बाद है क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। और क्रांतिकारी युद्ध जब होता है तो इसे आप जानते हैं कि हर किसी को कठिनाई झेलनी पड़ती है। जनता हो, आर्थिक स्थिति से हो, राजनीतिक स्थिति से भी आपको कठिनाई होती है। देखिए आगे है, पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार की रोजी रोटी जिम्मेदारी जो था औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। यहाँ पर याद रखेंगे जैकोबिन क्लब जो है टीपू सुल्तान किसके क्लब में शामिल हुआ था? तो जैकोबिन क्लब में जो है इसका मेंबर बना था। यहाँ पर याद रखना है आपको। यहाँ पर जो क्लब शामिल जो सरकारी नीतियों के योजनाओं पर बहस करने के लिए जमा होता था वो था जैकोबिन क्लब। सबसे सफल था, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। इसका जैकोबिन क्लब क्यों कैसे पड़ा? तो ये पेरिस के पूर्वभूत कॉन्वेंट थे और इनके नाम पर ही जो है ऑफ सेंट जेकब के नाम से इनका नाम पड़ा है जैकोबिन क्लब, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इसी पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के चौथा खंड में हम पढ़ेंगे कि उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में, और हम कुछ आगे जानेंगे जो महिलाओं के द्वारा जो है शामिल क्लब में क्या होता है और उन्होंने कैसे क्लब बनाए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें जो है छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, सफाई करने वाले और नौकर व दहाड़ी मजदूर करने वाले इसमें शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर, जो भी जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग के गोदी कारीगरों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनप्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस मतलब घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। एक जो है यहाँ पर कपड़े जो लोग घुटने तक पहनते थे उससे कुछ अलग करके उन्होंने कपड़े का पहनने का निर्णय लेता है। और जो है यह ब्रिजेस पहनने और कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का जो है उनका यह तरीका था। यह क्या था? ब्रिजेस पहनने वाले कुलीनों जो ये छोटे कपड़े पहनते थे उसके जो घुटना तक सिर पे होता था उसके जो है कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का यह जो है उनका तरीका बना था। देखिए कॉन्वेंट क्या होता है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत।
जो नया शब्द यहाँ पर है कॉन्वेंट, यहाँ पर धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। यहाँ देख सकते हैं सौकोरात है, ये बिना विंचेस वाले होते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका जो है कपड़ा क्या है, पूरा है, और विंचेस वाले क्या होते हैं, हाफ होते हैं, हाफ कपड़े पहनते हैं। ये विंचेस बिना विंचेस वाले थे, जो सौकुलात थे, क्या थे, सौकुलात के नाम से जाने जाते थे। ये सौकुलात दंपति आपको यहाँ पर दिख रहा है चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए चित्र जो दिखाया गया है, इसमें जो है नानी बॉले लिबर्टी स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता यह किसी महिला ताकतवर द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सेलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों का प्रदर्शन कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। नारी जो है आकृति क्या था, स्वतंत्रता का प्रतीक बना। यहाँ पर यह चित्र आप देख सकते हैं। अब है क्रियाकलाप में कि इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा। देखिए लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, हाथों में जो है छरों का वर्षीदार गट्ठर, अधिकारों का जो है घोषणा पत्र, पिरामिड जो है समानता का प्रतीक है, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता है। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें और स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति जो है इस महिला मूर्ति के बारे में आपने क्या विचार किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टोपी जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है, यहाँ पर जंजीर नहीं है हाथ में, और जो है यहाँ पर आपको जो यहाँ पर घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र है, ये सारे इसके प्रतीक हैं जो कि इसको आज़ादी का प्रतीक बताया जाता है। वो आज़ाद है अब, इसलिए जैकोबिन को सौकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। और जो बिना घुटने वाले कपड़े पहनते थे वो क्या कहलाए, तो जैकोबिनों में जो बिना घुटने वाले कपड़े थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, सौकुलात। ये बिना जो है हाफ पेंट, जो बिना घुटना वाला पेंट होता है वो नहीं पहनते थे, जो कि बिना घुटना वाले, जो शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटना वाले, मतलब सौकुलात, जैकोबिनों के लिए ये कपड़े थे। आगे है कि सौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। ये देख सकते हैं ये क्या थे, सौकुलात, ये लाल रंग के ऊपर में टोपी है और ये पूरे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन ये जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। कब, तो 10 अगस्त को, और राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। असेंबली क्या करता है, तो शाही जो परिवार के मेंबर हैं उनको जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान देने का अधिकार दिया गया। और चुनाव होता है और मतदान देने का अधिकार 21 वर्ष से अधिक जो है पुरुष को दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। यहाँ पर याद रखेंगे, नवनिर्वाचित असेंबली जो था उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत जो है कर दिया। कब राजतंत्र का फ्रांस में अंत होता है, तो होता है 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। और यहाँ पर फ्रांस क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र सरकार क्या है, वह रूप होता है जहाँ पर सरकार एवं उनके प्रमुख जो होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, तो जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ जो है अन्य गणतांत्रिक देशों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र हुए। तो आप जो है तत्काल में किसका नाम ले सकते हैं,
दक्षिण अफ्रीका का, जो दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र होता है, और उसके बाद इसके बाद जो है, और उसके बाद बहुत ही तत्काल में, और उसके पहले जो है बहुत सारे गणतंत्र होते हैं। चेक गणराज्य जो देख रहे हैं ये भी गणतंत्र हुआ है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो गणतंत्र हुए हैं। तो आप यहाँ पर जो है बता सकते हैं कि गणतंत्र जो है और राजशाही जो है उसमें अंतर क्या है। राजशाही में, अभी राजशाही किसका है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में राजशाही चलता है, वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, राजा ही जो है, राजा का पुत्र ही जो है राजा बनता है। यहाँ पर जो है गणतंत्र नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे। लुईस सोलामा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा दी गई। लुईस सोलामा को मौत की सज़ा दी जाती है और 21 जनवरी 1993 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। कहाँ पर? तो 1793 ईस्वी 21 जनवरी को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में इनका जो है सार्वजनिक रूप से फांसी दिया गया था। और जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ और रानी को भी जो है फांसी दी गई थी। जो एंतोइनेट थे रानी, उनको भी फांसी दिया गया। यहाँ पर नया शब्द जो है देशद्रोह है। तो क्या है? अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना क्या है? देशद्रोह कहलाता है। अब देखिए आतंकराज। तो आतंकराज जो है सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। कब से कब? 1793 से 94 का। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को रोज जो है गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था और जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। ये जो है गिलोटिन किया था, तो मशीन था, वहाँ पर दो खंभों के बीच में एक आरी लगा रहता था, उसमें जो है उसको, अपराधी को उसमें लिटाकर सिर कलम कर दिया जाता था। और आगे है इनका नाम कैसे पड़ा? गिलोटिन। तो गिलोटिन जो है डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ता है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। रोबेस्पियर सरकार क्या करता है? तो कानून बनाता है और मजदूरी और एवं कीमत का जो है अधिकतम सीमा तय करता है। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई जो है कीमत है उस पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल के संबंधों में बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर मतलब महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन मतलब नागरिक एवं सितोयीन मतलब नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। पुरुष को बोलते थे, नागरिक जो होता था उसको सितोयेन बोलते थे, और जो महिला होती थी नागरिका कहा गया उनको सितोयीन कहा गया। और मॉन्सून महाशय और मदाम जो महोदया था अब वो हट गया। और उसके बाद जो है चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। चर्च बंद हो गए, बैरक दफ्तर के रूप में तब्दील कर दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और जो है उनको गिरफ्तार करके अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किसको? रोबेस्पियर को जो है गिलोटिन मतलब गला जो है उनका काट दिया जाता है। और यह जो है गिरफ्तार होते हैं
94 में उनको दोषी ठहराया जाता है और उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यहाँ पर क्रियाकलाप में देखेंगे तो डेस्मालिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करने के लिए कहता है। और राजशक्ति के प्रयोग दोनों का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर राजशक्ति का प्रयोग कैसे उन्होंने, देखिए कितना सख्त जो है नियम उन्होंने लागू किया। लोग त्राही त्राही, जो उनके भी लोग थे वो भी त्राही त्राही होने लगे थे। निरंकुशता के विरुद्ध जो स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का क्या मतलब है, और डेस्मालिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है, एक बार फिर स्रोत देखेंगे गा को। और उसमें जो है हम देखेंगे कि व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में क्या संविधान में जो है कौन से प्रावधान थे, इस विषय पर अपनी कक्षा पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता घ जो है स्रोत, उसमें स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार यहाँ पर दिए गए हैं, दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मालिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। आतंक राज कौन था, तो 93 से 94 का जो काल था उसको आतंक राज कहा गया। और इसी आतंक राज में जो है दो आते हैं, रोबेस्पियर, और दूसरा आते हैं कौन, तो डेस्मालिन्स और 1794 में इनको जो है इस कारण जो है फांसी दी गई थी। और कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों संगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1994 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया था, जो ला मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश यहाँ पर है कि लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुँचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंतता और अनन्य न्याय है, जिसका पृथ्वी की अत्यावश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के लिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। ये जो है इनका वक्तव्य एक भाषण के तौर पर दिया गया था। ये देख सकते हैं चित्रकारी के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें जो है एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ कलासीरी मंडप और अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। ये जो है जब चाहे उसको तोड़ सकते थे। अब है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जैकोबिन अब हट गया है, अब जो है मध्य वर्ग के लोग जो थे उनके पास सत्ता अब आ गई है। इसका जैकोबिन का क्या होता है, पतन हो जाता है। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, और यहाँ पर जो है जो संपत्तिहीन थे उनको अब वोट नहीं देना है। इस संविधान में
चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। यहाँ पर कार्यपालिका 5 जो सदस्य थे इसको कहा गया डायरेक्टरी, इसको नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। जैकोबिन में क्या था, एक व्यक्ति का केंद्रण था और यहाँ पर जो है इसको अलग करने की कोशिश की गई। इसमें 5 व्यक्ति का प्रावधान किया गया था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसी के कारण जो डायरेक्टरी के कारण ही राजनीतिक अस्थिरता होती है और उसके बाद जो नेपोलियन यहाँ पर सैनिक के रूप में तानाशाह बनकर उभरता है। और सरकार के स्वरूप में इस सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और प्रभुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों के आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप में है कि यहाँ चित्रित जनसमूह, उनकी वेशभूषा, भूमिका, उनके क्रियाकलाप, यहाँ पर चित्र जो दिया गया है उसकी छवि कैसे बनती है। चौथा आपका है महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति होती है। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं हैं। चित्र में आपको वर्साय की और कूच करती पेरिस की औरतें दिखाई गई है। 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के चित्रों में से ये चित्र एक है। उस दिन महिलाएं जो है पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी और जो है राजा को अपने साथ लेकर लौटती है। वर्साय से पेरिस से जाती है और वर्साय जाकर जो है वहाँ पर राजा को लेकर आती है। महिलाएं जो हैं क्या लिखा, तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट्स के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़े की धुलाई करती थी, बाजारों में फूल, फल, सब्जी बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व व्यावसायिक परीक्षणों के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सक पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाँव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। इतना काम करते थे और मजदूरी क्या था, पुरुषों की तुलना में कम था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर जो है चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। 60 यहाँ क्रियाकलाप में भी दिया गया है कि अंकित औरतों उनकी क्रियाओं और जो है उनके हाव भाव, उनके स्वभाव जो है, उनके हाथ की वस्तुओं का विवरण दे और गौर से देखें कि क्या वे सभी एक ही सामाजिक वर्ग की लगती हैं। चित्रकार के द्वारा जो यहाँ पर दिया गया है प्रतीक में शामिल जो किया गया है वो करेंगे। और महिलाओं को देखकर लगता है कि सार्वजनिक रूप से वही कर रही हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। क्या जो है आप क्या सोचते हैं, चित्रकार जो है महिलाओं के साथ है या उनके विरोध में खड़ा है। कक्षा में जो है अपनी राय में विचार विमर्श यहाँ पर जो कर सकते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती है। देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं कहाँ जा रही है, तो पेरिस की और जो है वर्साई की और जो है कूच करते हुए पेरिस की ये औरतों को दिखाया गया है जो सभी जाति के यहाँ पर हैं।
अब आगे है कि 60 क्लब उन्होंने बनाए। उनमें से जो है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, यहाँ पर द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून जो है किए गए, कुछ कानून यहाँ पर बनाए गए थे। और उसके बाद जो है सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी की शैक्षणिक अनुबंध माना गया और नागरिक जो है कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी मर्जी देने का जो है अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से जो है कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। कब? तो 1946 में जो है फ्रांस की महिलाएं मताधिकार हासिल करती है, 1946 में। यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी महिला ओल्पम दे गूज 1748 से 1793 के यहाँ पर जीवन दिया गया है। क्या है? तो ओल्पम दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उनमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओल्पम दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके बाद जो है उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इनको जो है क्रांतिकारी जो ओल्पम दे गूज थे उनको फांसी दी गई थी। आगे ओल्पम दे गूज ने घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार थे। क्या है? पहला, औरत जन्मा स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। दूसरा, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। दूसरा है समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं। कानून समस्या, इच्छा और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल देना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिलाओं एवं पुरुष नागरिकों अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह जो है
विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। यहाँ पर क्रियाकलाप में दिया गया है कि उनकी घोषणा पत्र जो हैं पुरुष और एवं नागरिक महिला जो है अधिकार घोषणा पत्र की तुलना आप कर सकते हैं कैसे, और जो है महिला जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था उस प्रकार से नागरिक का जो घोषणा पत्र था ओल्पम दे गुज के द्वारा जो लाया गया घोषणा पत्र वो कैसा था। अब है यह कि 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय जो है उचित ठहराया। और क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं, प्रकृति ने पुरुषों से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व, सुखद दायित्व यह तुम्हारे कार्य। ये जो है काम बांटने का जो है इस आधार पर जो है इसको बंद करने को सही ठहराया गया था जैकोबिन के द्वारा। और पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्जल हैं, यह जिम्मेदारियां का उचित बंटवारा हो नहीं चुका। अब आगे है आपका यहाँ पर दास प्रथा का उन्मूलन कैसे होता है, तो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है आपको बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए लिखा गया है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं जो है कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे और अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति जो है यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर जो बरोदे थे या तांते बादशाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दागकर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं दास को कैसे बांधा गया और इसको जो है बेच दिया जाता था। देख सकते हैं ये कैसे बोली लगाकर इसको बेचा जाता था। और उसके बाद बोर्दे और तोंते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। और बोर्दे और नानते जो बंदरगाह था वो दास व्यापार के लिए ही समृद्ध जो है इसके कारण ही समृद्ध बनता है। किसके कारण ले जाया जाता था दास को, तो यहाँ पर जो है चीनी, नील, तंबाकू ये इसकी जो है भारी जो है इसकी आपूर्ति जो है करना इन लोगों को, किनका, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच जो है यहाँ पर जो है किया जाता था। और इसमें त्रिकोणीय जो है व्यापार था, त्रिकोणीय दास व्यापार जो है पूरा इनमें जो है त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ, जो कि यूरोप, अफ्रीका और जो है अमेरिका के बीच चला। यहाँ पर जो है 2 बंदरगाह थे सौदागर के लिए। फ्रांसीसी सौदागर में जो है बोर्दे और नानते बंदरगाह था, जो कि आपका अफ्रीका तट पर जहाज ले जाता था और वहाँ से जो है स्थानीय जो सरदार होता था उसे दास खरीदता था और दास को क्या करता था, दाग देता था, हथकड़ी लगा देता था और जो है इसको 3 महीना के जो है अटलांटिक महासागर पार करके कैरिबियाई देश में जो है भेजा जाता था और वहाँ पर जो है बागान मालिकों को बेच देते थे ये सारे। और उसके बाद जो है उसके से श्रम करवाया जाता था और इससे चीन, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा किया जाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा
हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और व्यक्ति के मूलभूत अधिकार, उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अफ्रीकी जो लोग होते थे, जिनको निग्रो बोलते थे, लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गया। और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया। कब? तो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। यहाँ पर देखिए दास मुक्ति क्या होता है। सन 1794 में ये चित्र बनाए गए दास की मुक्ति का विवरण है और शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीका एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ पर जो है कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा की जा रही है। अफ्रीकी और भारतीय जो लोग थे, जो इंडियन लोग जो दास थे, उनको एक कपड़ा दिया जा रहा है और उसको सभ्य बनाने की कोशिश दास को की जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर हथकड़ी पैर में लगाया गया है। हथकड़ी उनको लगाया जाता था, दागा जाता था और जो है इनको बेच दिया जाता था। उन्हीं को जो है ये आपको गुलामों की मुक्ति के लिए अफ्रीकी में जो है लोगों को कपड़े देकर सब बनाने की कोशिश की जा रही है। 1794 में ये चित्र बनाए गए। नए शब्द में आप देखें ये निग्रो, तो निग्रो होता था अफ्रीका में जो है सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग होते थे। जो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में रहते थे उनको निग्रो कहा जाता था, वो स्थानीय लोग थे। यह अपमानजनक शब्द था। ये क्या था? अपमानजनक शब्द था, जिसका जो है अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका जो है अब निग्रो का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। छठा है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या है? तो क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनकी द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। वास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 में की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रहे घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों ने पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जोड़ने का यह जो है लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र में दिखाया गया देशभक्त की कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए यहाँ पर मोटापा घटाने के लिए जो है किया जा सकता था। यहाँ पर अज्ञात द्वारा दर्शाया गया चित्र जो है 1790 में जो है 1790 यह चित्र जो है नया
न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। न्याय के विचार को किसमें? व्यवहार में बदलना चाहता है। क्रियाकलाप में है कि इस चित्र में जो है अपने शब्दों का वर्णन करिए और लोभ समानता, न्याय, राज्य द्वारा जो है चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन तरीकों का सहारा लिया है। ये आपका चित्र है। चित्र में दिया गया है कि मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र ये है। और इस अध्याय से मरा के बारे में आपको क्या याद है? उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए और उसके लोग के बारे में बताइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग पर क्या प्रतिक्रिया होती होगी। यहाँ पर सारांश है आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस की यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर जो है आधारित नाप-तोल की एक समान प्रणाली चलाई। ये क्वेश्चन जो है दशमलव पद्धति के बारे में पूछा गया है। किसने यह कानून जो है प्रणाली चलाई? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है। कब? तो 1815 में वाटरलू में ये उसकी हार होती है और जो है इसका अंत होता है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी बाद सामने आया। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा भी गया है। वाटरलू में कब जो है उसकी हार होती है? तो वाटरलू के युद्ध में। ये जो है आल्प्स पार करता जो है ये आल्प्स पार कर रहा है। नेपोलियन डेविस द्वारा बनाया गया ये चित्र है। और आगे है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। यह विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और उनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो जो है ठोस उदाहरण है। कौन? तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। यहाँ पर देखिए बॉक्स 2 में दिखाया गया है कि राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे विचारों से प्रभावित होने वाले जो है बारे में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जुलाई क्रांति ने उसकी कल्पना की जो है नई धार दी। फ्रांस 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि जो है इस एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाई जाए। सुशोभन सरकार नोट्स द्वारा ये जो है लिखा गया है। 1946 में जो है द नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा में ये बताए जो है उन्होंने क्या कहा ये दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होता है। थोड़ा ये लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर विश्व इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे इसका जो है उत्थान होता है, कैसे इसका जो है पतन होता है, ये सारे जो हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। तो चलिए आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब तो करिएगा ही ताकि आगे वाला जो वीडियो है आपको पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।